आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 का जो आपका 16 तारीख का हिंदी का वीकली टेस्ट होने वाला है उसका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस प्रकार से जो आपके चैप्टर से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनकर आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ ये सिर्फ आपके 16 तारीख वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि किस प्रकार से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग एक बात याद रख लेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका वीकली टेस्ट हो या फिर आपके फाइनल एग्जाम में। आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार से एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि राम लक्ष्मण संवाद जो आपका चैप्टर लगा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पाठ के रचयिता कौन रहते हैं। जो आपका ये चैप्टर लगा है उसके रचयिता कौन रहते हैं, तो उसके रचयिता तुलसीदास जी रहते हैं। कौन? तुलसीदास। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है। जो आपका ये जो चैप्टर लगा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका पाठ लगा है ये किस ग्रंथ का अंश है। ये तो रामचरितमानस का क्या है, ये रामचरितमानस का एक अंश है। और रामचरितमानस किन्होंने लिखा है, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। किन्होंने, यहाँ मैंने लिख भी दी हूँ कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। तीसरा नंबर है कि शिव धनुष कैसे टूट गया। जब सिया स्वयंवर होता है, जब सीता माँ का स्वयंवर होता है, उसमें जो वहाँ पे शिव का जो धनुष रखा जाता है वो कैसे टूट जाता है, तो उसको सिर्फ केवल छूने से, राम जी उसको छूते हैं तो उससे वो धनुष टूट जाता है। चलिए बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे। मतलब कि जब राम और लक्ष्मण जी जब सिया जी का स्वयंवर होता है उसमें वो किस मुनि जी के साथ आए हैं, तो वो विश्वामित्र के साथ आते हैं। किसके साथ? विश्वामित्र के साथ। पांचवा नंबर है कि राम का संबंध किस वंश से है। तो राम जी का संबंध किस वंश से रहता है, तो वो सूर्यवंश के रहते हैं। किस वंश के? सूर्यवंश के। 6 नंबर है कि क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है। जो क्षत्रिय कुलद्रोही कौन रहते हैं, तो परशुराम जी क्षत्रिय कुलद्रोही रहते थे। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 7 नंबर है कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं। जब वहाँ पे जब सिया जी का स्वयंवर होता है उसमें जो धनुष रहता है उस धनुष को जब राम जी तोड़ देते हैं तो परशुराम जी उन्हें क्या समझते हैं, तो परशुराम जी उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। क्या समझते हैं? अपना शत्रु। परशुराम जी किसे अपना गुरु मानते हैं। जो परशुराम जी रहते हैं वो किसे अपना गुरु मानते हैं, तो वो शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। किसे? शिव जी को परशुराम अपना गुरु मानते हैं। 9 नंबर है कि परशुराम के वचन किसके समान कठोर है। जो परशुराम जी के वचन किसके समान कठोर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर वज्र के समान। किसके समान? वज्र के समान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 10 नंबर का क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। जब शिव जी का धनुष टूट जाता है तब परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं, उसे शांत करने का प्रयास कौन करते हैं, तो स्वयं श्री राम जी। कौन? श्री राम जी परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयत्न करते हैं। 11 नंबर देखते हैं कि किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। वो किसके कहने पर, जब परशुराम जी को कौन कहते हैं कि वो अपनी माता का वध कर देते हैं, किसके कहने के कारण, तो अपने पिता के कहने के कारण अपनी माता का वध कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। आप लोग का ये चैप्टर भी लगा है बाल गोविंद भगत, इस पाठ के लेखक कौन रहते हैं, तो इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी रहते हैं। कौन रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर राम वृक्ष बेनीपुरी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किस पाठ मतलब किस प्रकार का पाठ है। जो बाल गोविंद भगत है वो किस प्रकार का पाठ रहता है, तो वो रेखाचित्र रहता है। क्या रहता है? बाल गोविंद भगत जो आपका जो चैप्टर लगा है वो ना कहानी है, ना उपन्यास है, ना आत्मकथा है, वो एक रेखाचित्र है। क्या है? रेखाचित्र। 14 नंबर देखते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को क्या कहा जाता है, तो कलम का जादूगर कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। 15 नंबर है
कि बाल गोविंद भगत किस कद के थे। जो बाल गोविंद भगत जी रहते हैं वो किस कद के रहते हैं, तो वो मंझोले कद के रहते हैं, मतलब कि ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, वो मीडियम साइज के रहते हैं। चलिए 16 नंबर का देखते हैं कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। जो आपका चैप्टर लगा है बाल गोविंद भगत, उसमें बाल गोविंद भगत की उम्र क्या रहती है, तो उसका उम्र 60 से ऊपर रहती है। क्या रहती है? 60 से ऊपर। 17 नंबर देखते हैं कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। जो बाल गोविंद भगत जी रहते हैं वो किसको साहब कहते हैं, तो वो कबीरदास जी को साहब कहते हैं, क्योंकि बाल गोविंद कबीर के ही कबीर के ही भक्ति करते हैं और उन्हीं के राह में चलते हैं और कबीर के ही पद गाते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। 18 नंबर है कि बाल गोविंद भगत क्या थे। जो बाल गोविंद भगत है वो क्या रहते हैं, तो वो गृहस्थ रहते हैं, मतलब कि वो घर का ही काम किया करते हैं। चलिए देखते हैं 19 नंबर का। और 19 नंबर है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है। जो बाल गोविंद भगत जी रहते हैं वो गुनगुनाते रहते हैं, तो उसे लेखक ने क्या कहा है। लेखक यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी उन्हें क्या कहते हैं, तो उनके संगीत को वो जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके संगीत को वो जादू कहते हैं। 20 नंबर पढ़ते हैं कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। जो बाल गोविंद भगत है उनके गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या रहता है, तो उसके गांव के अधिकतर देखा जाए तो अधिकतर लोग खेती बाड़ी ही करते हैं और बाल गोविंद भगत जी भी खेती बाड़ी ही करते हैं। 21 नंबर है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताए रोपनी किसे कहते हैं। जो बाल गोविंद भगत पाठ लगा है उसके अनुसार बताना है आप लोगों की रोपनी किसे कहते हैं। तो रोपनी किसे कहते हैं, तो धान की रोपाई को रोपनी कहते हैं। चलिए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे रहते हैं, तो उनके मात्र एक लौते बेटे रहते हैं, उनका एक ही बेटा रहता है, बाकी और उनका कोई संतान नहीं रहती है। 23 नंबर है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में किसे आग दिलाई। जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे का क्रियाकर्म किसके हाथों से या फिर किसके द्वारा आग दिलाते हैं, तो अपने पतोहू को बोलते हैं कि वो अपने पति का मुखाग्नि करे। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। 24 नंबर देखते हैं कि पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। जो जब उनके बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वो उनकी पतोहू जब विधवा हो जाती है तो उसके भाई को भगत जी क्या आदेश देते हैं, वो बोलते हैं कि उनकी पतोहू की दूसरी शादी करा दे। बाल गोविंद भगत जी चाहते हैं कि उनकी पतोहू की दूसरी शादी हो जाए। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर देखते हैं कि क्या है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जी मनुष्य को क्या मानते हैं, तो एक आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? एक आत्मा। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। जो बाल गोविंद भगत जी की दिनचर्या लोगों का सोचने लायक कारण क्यों रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। वे खरे और सच्चे थे। क्या थे वो? वो कबीर के गीत गाते थे, वो बहुत ही सच्चे इंसान थे और जो भी बात कहते थे वो खरी बात कहते थे, वो किसी भी प्रकार का झूठ या किसी से फरेब नहीं करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन नेताजी के चश्मा के पाठ से लिया गया है और नेताजी के चश्मा जो आपका लगा है उससे देखते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहले आप लोग को दे देगा कि इस पाठ के रचयिता कौन है, इसका जन्म कहाँ हुआ है। अगर लेखक का जन्म स्थान दे सकता है, लेखक का मृत्यु स्थान भी दे देता है, लेकिन अधिकतर उन लोग का जन्म स्थान देता है और किस पाठ के लेखक कौन रहता है, ये सब आप लोग जरूर याद रख लेंगे कि किस पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पर क्या है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, तो कौन रहते हैं? स्वयं प्रकाश। कौन रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन रहते हैं, तो स्वयं प्रकाश रहते हैं। 28 नंबर पढ़ते हैं कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। जो कस्बा रहता है उसमें किसकी मूर्ति लगी रहती है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी रहती है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहाँ पे लगी रहती है। 29 नंबर है कि नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है। जो नेताजी चश्मा जो आप लोग का पाठ लगा है उसमें मुख्य पात्र कौन रहता है, तो चश्मे वाला रहता है। कौन रहता है? चश्मे वाला उस पाठ के मुख्य पात्र रहते हैं। 30 नंबर है
कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो किस चीज़ की बनी रहती है, तो संगमरमर की पत्थर की। किस चीज़ की बनी रहती है, तो संगमरमर की पत्थर की वो मूर्ति बनी रहती है। 31 नंबर है कि नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेताजी का वर्णन हुआ है। जो आप लोग का नेताजी का चश्मा है उसमें किस नेताजी का वर्णन किया गया है, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का वर्णन किया गया है। 32 नंबर है कि हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। जो हालदार साहब रहते हैं, जब आप लोग उस पाठ को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को हालदार साहब नाम का पात्र का जिक्र मिलेगा। उसमें दिखाया गया है कि वो कस्बे से क्यों गुजरते हैं। तो क्यों गुजरते हैं, कंपनी के काम के सिलसिले में। किस लिए, कंपनी के काम के सिलसिले में। 33 नंबर है कि हालदार साहब को कितने दिनों पर कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो कितने दिन से मतलब उस जो वो हालदार साहब रहते हैं वो कितने दिनों पर कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, हर 15 दिन में जो हालदार साहब रहते हैं वो कस्बे से होकर गुजरते हैं। 34 नंबर है कि हालदार साहब किस पाठ के पात्र है। आप लोगों को पूछेगा कि हालदार साहब किस पाठ के पात्र है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, नेताजी का चश्मा। क्या होगा, नेताजी का चश्मा। 35 नंबर है कि नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था। जो नेताजी की मूर्ति है उसमें देखा जाता है कि बार बार उसमें क्या बदलाव होता है, तो उसमें बार बार उसका चश्मा को बदल दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। 36 नंबर है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। जो नेताजी सुभाष चंद्र जी का मूर्ति कस्बे में लगी हुई रहती है उसमें चश्मा कौन बदलता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कैप्टन। कौन बदलते हैं, कैप्टन। चलिए 37 नंबर देखते हैं। और 37 नंबर है कि नेताजी का पाठ, जो नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन रहते हैं। तो कैप्टन कौन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, चश्मे वाला। कौन रहता है, कैप्टन चश्मे वाला रहता है। 38 नंबर है कि चश्मे वाला का नाम क्या है। तो चश्मे वाला का नाम क्या रहता है, तो कैप्टन उनका नाम रहता है। 39 नंबर है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो किस प्रकार का व्यक्ति रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। किस प्रकार का, एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज मतलब खुश रहने वाला व्यक्ति था। 40 नंबर है कि कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर, कितने, हर 2 साल तक, मतलब 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे हैं। चलिए 41 नंबर देखते हैं कि हालदार साहब भावुक क्यों हो गए। तो हालदार साहब क्यों भावुक हो जाते हैं, तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर। किस लिए, मूर्ति पर जो किसका चश्मा लगा रहता है, सरकंडे का। याद रख लेंगे मूर्ति पर किस चीज़ का चश्मा लगा रहता है, तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर वो भावुक हो जाते हैं। जब हालदार साहब, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोट पढ़ लेंगे कि जब हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जब कैप्टन की मृत्यु नहीं हुई होती है तो उससे पहले उस चश्मे को बार बार बदला जाता है। जब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद नेताजी के चश्मा पर, मतलब नेताजी पर कोई चश्मा को नहीं बदलता है। चलिए 42 नंबर देखते हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया। तो उदास वो क्यों हो जाता है, कैप्टन की मृत्यु हो जाने के कारण पान वाला उदास हो जाता है। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं कि देशभक्ति किस समास का उदाहरण है। आप लोग को पूछ देगा कि कहीं से भी समास, आपका व्याकरण से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से देशभक्ति किस समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, तत्पुरुष। क्योंकि देश के लिए भक्ति, यहाँ पे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पे तत्पुरुष समास का जिक्र किया गया है। 44 नंबर है कि मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था। जो मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा जाता है, तो ड्राइंग मास्टर को। किन्हें, ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा जाता है। 45 नंबर है कि कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर का नाम क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, मोतीलाल जी। क्या, इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, मोतीलाल जी। 46 नंबर है कि मूर्तिकार ने कितने दिनों में मूर्ति बनाकर देने का वादा किया था। जो मूर्तिकार रहता है वो कितने दिनों के, मतलब कितने दिन में मूर्ति बना देने का वादा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, महीने भर। मतलब वो बोलता है कि मैं महीने भर में मूर्ति बनाकर दे दूंगा।
47 नंबर देखते हैं कि हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। जो हवलदार साहब रहते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, पानवाले के द्वारा एक देशभक्त पर मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 48 नंबर है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। जो आप लोग नेताजी का चश्मा में एक इस पात्र का जिक्र मिलेगा, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, तो वो कौन रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कैप्टन। कैप्टन ही बूढ़ा रहता है और वो लंगड़ा रहता है। 49 नंबर देखते हैं कि कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन क्या काम करता था, तो कैप्टन फेरी करता था। क्या करता था, कैप्टन फेरी करता था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। तो कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, मतलब वहाँ पर कस्बे में मूर्ति बनी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस MCQ को जरूर देखिए और देखिए कि किस प्रकार से आपके जो पाठ के अंदर से आपका MCQ क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में भी MCQ का क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।